हेलो। सुनते रहिए निकी ऑडियो स्टोरीज। क्या हाल है दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वागत है आपका निकी ऑडियो स्टोरीज चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी एक से बढ़कर एक दिलचस्प और मजेदार कहानियां जिन्हें सुनकर आपका मन खुश हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक वर्ष, हे विश्व सुंदरियों, सावधान होकर खड़े हो जाओ, आजीवन की विश्व सुंदरी आ रही है। सिम्बा देखने पर शर्माती हुई। स्थान, पर्वतों की राजकुमारी, मुंबई, एक शहर। मुंबई के पास पहाड़ों के बीच एक गांव है, गोकुल धाम। यह प्रकृति की सुंदरता से भरा हुआ, मिट्टी की सुगंध को संजोए हुए, अपनी अनोखी खूबसूरती को हमेशा बनाए रखने वाला गांव है। कानून और नियम के नाम पर यह गांव नई चीजों को स्वीकार नहीं करता, बल्कि परंपराओं को ही दृढ़ता से निभाता है। यहाँ के लोग कहते हैं, हमारे लिए हमारे अपने अलग नियम हैं, किसी के लिए भी हम खुद को बदलने वाले नहीं हैं, जैसे कि जंगल के अपने अलग राजा हों। किसी भी समस्या का समाधान वे पंचायत के माध्यम से ही करते हैं। यहाँ खाकी वर्दी, पुलिस का कोई काम ही नहीं है। ज्यादातर यहाँ लोग केवल 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई पूरी करते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव की सरकारी स्कूल में जाना पड़ता है। लेकिन कॉलेज तक पहुंचने वाली एकमात्र लड़की हमारी सेम्बा, जिसे सैम्ब्रूथी भी कहते हैं, स्कूल के अध्यापक, जिनका नाम अमिताभ हैकड़े प्रयासों से मिली छात्रवृत्ति की वजह से वह मुंबई के कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ रही है। सरकारी योजना के तहत उसे यह मौका मिला है और अब वह एक प्रसिद्ध डिजाइनर बनने का सपना देख रही है। सेम्बा सचमुच ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, और जब वह अच्छे मूड में रहती है तो उसकी सुंदरता और भी निखर उठती है, मानो भगवान ने खुद ही उसे बनाया हो। नींबू सा गोरा रंग, सुंदर लंबा कद, उसी के अनुसार आकर्षक शरीर, देखते ही कविता बोलने लगें ऐसी मनमोहक आंखें, सुघड़ नाक, गुलाबी होंठ, कमर तक लहराते लंबे बाल, कुल मिलाकर वह मानो कोई जीवित मूर्ति हो। वह धैर्य की प्रतिमूर्ति, शांति का दूसरा रूप, दयालु स्वभाव वाली, उम्र से अधिक समझदार और मधुर सुरीली आवाज की मालकिन है। वह अध्यापक अमिताभ के घर रहकर कॉलेज जाती है। अमिताभ की पत्नी कामिनी को सेम्बा से विशेष स्नेह है, वह उसे अपनी बेटी मानती है। उनका बेटा वरुण अभी स्कूल में पढ़ता है और वरुण तो अपनी बहन सेम्बा के हाथों से बने खाने का दीवाना है। हमेशा खाना सेम्बा ही बनाती थी। कामिनी मना भी करती तो भी वह नहीं मानती थी। घर के आधे से ज्यादा काम वही संभाल लेती थी। उसका काम इतना साफ सुथरा और शानदार होता कि कभी किसी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलता। आज से ठीक 1 साल पहले सेम्बा की माँ यमुना का निधन हुआ था, इसलिए सेम्बा अपने गांव गोकुल धाम वाले घर में अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए पूजा कर रही थी। उधर शिक्षक अमिताभ अपने पिता के निधन के कारण अपने गांव गए हुए थे। उस पूरे सप्ताह सेम्बा अपने ही घर में रही। पुरानी यादें उसके मन को बार बार घेर लेती थीं, उसे रोने पर मजबूर कर देती थीं। उसके पिता का देहांत बचपन में ही एक दुर्घटना में हो गया था। माँ यमुना 5 साल की छोटी सी बेटी सेम्बा को लेकर इस गोकुलधाम गांव में चुपचाप आकर शरण ली थी। लेकिन क्या किसी बिना पति सहारे वाली स्त्री को लोग चैन से जीने देते हैं? यमुना के पास भी एक शांत और सौम्य सुंदरता थी। वही शांति और सादगी आज सेम्बा के चेहरे पर भी दिखाई देती है। बिना संतान वाली दादी ही यमुना का सहारा बनी थी। अगर वह दादी न होती तो शायद आज सेम्बा भी न होती। उस गांव में घर घर काम करके ही यमुना ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। इतनी मुश्किलों के बीच भी उसने कभी अपना सम्मान और ईमानदारी नहीं छोड़ा। पिता के बिना उसकी माँ ने जो दुख सहा था, वह दृश्य सेम्बा की आंखों के सामने बार बार उभर आया। बहुत रोते रोते ही वह थक कर सो गई। सुबह सूरज ने अपनी स्वर्ण किरणों से पूरे संसार को प्रकाशमय कर दिया था। समय था सुबह के 6 बजे। धीरे धीरे बिस्तर से उठी सेम्बा। किसी कारण से उसका मन बेचैन था, जैसे कुछ बड़ा घटने वाला हो। समझ तो रही थी, पर साफ साफ पता नहीं चल रहा था कि क्या होने वाला है। स्थान मुंबई। वहां एक आलीशान मकान के सामने एक साधु खड़े थे।
जिसे देखते ही साफ पता चल जाता था कि यह इलाका अमीर लोगों का निवास है। वह संत शांति का मूर्त रूप लगे, चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी और वह दरवाजे की ओर निहार रहे थे। किसी अनजाने आकर्षण से घर के बाहर आ गई पार्वती, जो आरएस ग्रुप्स के श्री राजशेखरण की पत्नी थी। साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। पार्वती आश्चर्य और उलझन से वहीं खड़ी हो गई जब साधु ने कहा, तेरे घर की महालक्ष्मी तुझे ढूंढते हुए आने वाली है। जो हाथ लगे उसे छोड़ना मत, खोया हुआ रिश्ता तुझे मिलने वाला है। भगवान ने यह सब पहले ही तय कर दिया है, चिंता मत कर। क्या हुआ सोच ही रही थी कि थोड़ी देर में पार्वती को होश आया, लेकिन तब तक साधु वहां से जा चुके थे। चारों ओर देखा पार्वती ने, लेकिन साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। पत्नी के चेहरे पर छाया भ्रम देखकर राजशेखर पास आकर बोले, क्या हुआ? पार्वती ने अभी अभी घटी घटना अपने पति को बता दी। राजशेखरण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, बिना वजह मन पर बोझ मत डालो, थोड़ा आराम करो मेरी जान। यह कहकर वे घर से बाहर चले गए। राजशेखरण ने 20 साल की उम्र में अपने पिता नारायण की किराना दुकान संभालनी शुरू की थी। अपनी मेहनत से उन्होंने आज मुंबई के कई हिस्सों में अपनी शाखाएं फैलाकर कपड़ा व्यापार की दुनिया में झंडे गाड़ चुके सम्राट वही हैं राजशेखरण। उनकी धर्मपत्नी पार्वती पति के मन को समझकर हर कदम पर उनका साथ निभाने वाली एक सच्ची जीवन संगिनी है। उनके तप का फल उनके बच्चे, बड़ा बेटा और हमारी कहानी का हीरो विजय और उनकी बेटी मंजू, जो थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की है। राजशेखर के छोटे भाई राजाराम की पत्नी भावनी एक दुर्घटना में चल बसी। उनका इकलौता बेटा संजय इस घर का सबसे प्यारा बच्चा बन गया। अगर फिल्मी अंदाज में कहें तो वह बिल्कुल विशाल के रोल जैसा, शरारतों से भरा, नटखट, चंचल लड़का। खूबसूरत लड़कियों को देखते ही उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है, काश ये मेरी होती और पागलों जैसी हरकतें करता है। यह लड़का क्या कर रहा है, किसी को समझ ही नहीं आता। कभी कभी तो उसे खुद को भी नहीं पता होता। अरे बेचारा। राजशेखरण की बहन का नाम सीता है, उसके पति का नाम है राम। सच में मानो राम ने अपनी असली सीता को ही पाया हो, क्योंकि वह इतनी प्यार करने वाली और स्नेहमयी स्त्री है। इनके बेटे का नाम है कृष्णा, पूरा का पूरा जॉली टाइप लड़का। उसे तो मंजू पर ही पूरा प्यार है। देखिए ना, डरपोक लड़का यहाँ तक कहता है कि अगर कभी चॉकलेट भी खाना है तो बस मंच चॉकलेट ही खाऊंगा, क्योंकि नाम भी मंजू से मिलता है। उनकी बेटी का नाम है कामिनी, स्वभाव से बहुत ही डरपोक और संकोची। तो अब सारे किरदार आ ही गए हैं, फिर बाद में यह मत कहना कि मुझे छोड़ दिया या मुझे भूल गए। लो जी, अब एंट्री होती है हमारे हीरो की। अरे वाह, कहाँ हो हमारे? देर से आएंगे पर आते ही सबको पीछे छोड़ देंगे सबसे लेटेस्ट बनकर। विजय इस घर का सबसे बड़ा वारिस है। एकदम आकर्षक नौजवान, गोरा रंग, 6 फीट लंबा कद, मजबूत और संतुलित शरीर। उसका चेहरा इतना मोहक है कि रास्ते से गुजरने वाली लड़कियां भी एक पल उसे निहारती हैं और फिर ही आगे बढ़ती हैं। लेकिन विजय किसी की ओर पलट कर देखता तक नहीं। उसमें थोड़ा घमंड है, गुस्सैल स्वभाव है और जिद्दीपन भी कूट कूट कर भरा हुआ है। कुंवारी लड़कियों के दिल पर अपना साइन कर देने वाला इंसान, यही है हमारा विजय। 10 लोगों के बीच भी जो अलग ही चमकता है वही है ये। गंदी कमीज पहन ले फिर भी हैंडसम ही लगे, ऐसा है यह नौजवान। लड़कियों के पीछे भागने वाला नहीं बल्कि लड़कियों को पीछे भागने वाला है, यही है वह। विजय ने MBA अमेरिका में किया है। उसे विदेशी तौर तरीकों का बहुत शौक है। उसकी प्रेमिका को देखते ही यह साफ समझ आ जाता है, उसे दूसरों के बारे में कोई परवाह नहीं। उसकी सोच है, जो मैं चाहता हूँ वही होना चाहिए। पिता का व्यवसाय जब उसने संभाला तो उसमें ज़बरदस्त उन्नति हुई। साथ ही उसने अपनी खुद की एक फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी भी शुरू की है। इसी बीच पार्वती से मिलने के लिए उसकी देवरानी सीता कमरे में आती है। भाभी अंदर आओ। सीता, क्या हुआ भाभी? तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चेहरे से थकान झलक रही है, क्या अस्पताल चलें? सीता ने चिंता से पूछा। वो सब कुछ नहीं है सीता,
असल में पार्वती की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। शरीर से ज्यादा उसका मन ही बेचैन था, और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो विजय और उसका रवैया था। काम में तो वह शेर की तरह तेज है, लेकिन जब बात आती है उसकी निजी जिंदगी की, पार्वती को हमेशा लगता था कि उसके बेटे का फैसला गलत है, क्योंकि वह तो किसी मॉडलिंग लड़की से प्यार करता है। अगर इसी से शादी हो गई तो उसके बेटे की जिंदगी रोजाना पार्टी और पब में ही गुजर जाएगी। उस लड़की और उसके पहनावे के बारे में सोचते ही पार्वती को घिन आने लगती थी। छी छी, सोचना भी मुश्किल है कहीं उसका बेटा एक सही और सुसंस्कृत जीवन से वंचित न रह जाए। इसी चिंता में पार्वती न तो ठीक से खा पा रही थी और न ही चैन की नींद ले पा रही थी। तो फिर क्यों भाभी, आप कुछ उदास सी लग रही हैं? सीता ने पूछा। सुबह साधु ने जो बातें कही थीं वही पार्वती ने सीता को बता दी। सीता बोली, चिंता मत कीजिए भाभी, सब अच्छा ही होगा। पार्वती धीरे से बोली, नहीं सीता, बात वो नहीं है। पिछले हफ्ते मैंने विजय की कुंडली दिखाई थी। ज्योतिषी ने कहा कि उसका विवाह एक बहुत कठिन परिस्थिति में होगा, और वह शादी विजय की इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि मजबूरी और दबाव में होने वाली है। यही सोचकर मेरा दिल घबरा रहा है। अगर उसे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो फिर वह कभी भी पसंद नहीं आएगी। मेरा न खत्म होने वाला डर यही है कि कहीं उसकी जिंदगी ही बिगड़ न जाए। पार्वती बोली, क्या कह रही हैं? सीता ने हैरानी से पूछा। तुम परेशान हो जाओगी, यही सोचकर मैंने तुम्हें ज्योतिषी की बात पहले नहीं बताई थी सीता। ठीक है, जाने दीजिए, छोड़िए। सीता ने कहा, वैसे विजय मुंबई से कब लौटने वाला है? गोकुल धाम वाली सड़क अभी तक ठीक नहीं हुई है। कृष्णा कह रहा था कि आने में अभी 2 दिन और लगेंगे। आज उसका जन्मदिन है, वह अब 29 साल का हो गया। मंदिर में रात 9 बजे पूजा है। अभी तो मंदिर की घंटियों की आवाज भी आ रही है। चलो सीता, अब निकलते हैं, पार्वती ने कहा। उनके घर से लगभग 100 फीट की दूरी पर ही वह मंदिर था। 5 मिनट में वे मंदिर पहुंच गईं। आइए माँ, बिल्कुल सही समय पर आ गईं। क्या पूजा शुरू कर दूं? पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिषेक के बाद पुजारी ने आरती उतारी और कपूर दिखाया। सुबह के 10 बजे थे। पार्वती ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, मेरे बेटे का विवाह जल्द से जल्द हो जाए। तभी एक छोटी बच्ची ने जिद पकड़ ली कि वह मंदिर की घंटी बजाए। घंटी की आवाज सुनकर पार्वती के मन को अजीब सी तसल्ली मिली, मानो उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो। पुजारी बोले, यह तो बहुत शुभ संकेत है। आज शुक्रवार है और पूर्णिमा का दिन भी। बच्ची के रूप में माँ अम्बे ने स्वयं आशीर्वाद दिया है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। चिंता छोड़िए और निश्चिंत होकर घर जाइए, पंडित ने कहा। पार्वती मन ही मन बहुत खुश हुई। उसी पल जब किस्मत ने नया मोड़ लिया, मुंबई के मंदिर में विजय ने कांपते हाथों से सेम्बा के गले में मंगलसूत्र बांध दिया और सब कुछ बदल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विजय को यह कदम उठाना पड़ा? क्यों, कैसे और किस लिए? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जानना चाहते हो तो अगला एपिसोड जरूर सुने। सुनते रहिए निकी ऑडियो स्टोरीज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो हेलो, सुनते रहिए निकी ऑडियो स्टोरीज। क्या हाल है दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वागत है आपका निकी ऑडियो स्टोरीज चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी एक से बढ़कर एक दिलचस्प और मजेदार कहानियां, जिन्हें सुनकर आपका मन खुश हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अचानक हुई शादी न मिल पाने वाले प्रेम को न समाप्त होने वाले प्रेम में बदलकर जीने वाले प्रेम देवता। मेरी उंगलियों से किए गए कामों में सबसे सुंदर है काम। तेरे गले में मंगलसूत्र बांधना ही था।
ठीक उसी समय जब पार्वती और सीता पूजा कर रही थीं, यहीं मुंबई में सेम्बा के गले में मंगलसूत्र बांधा विजय ने। साला देखने में तो बड़े घर का लड़का लगता है, तेरे पैसे, तेरी ताकत, तेरी शोहरत सब यहाँ काम नहीं आएगी। वही लड़की ही तो तुम्हें अपना प्यार कहती है। तुम दोनों एक ही घर में रहते आए हो, ये पूरा गांव देख चुका है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें वो लड़की नहीं पता? हमें बेवकूफ बनाने के लिए कुछ मत कहो। पता है हमारे गांव में उस आदमी की क्या सजा है जो किसी लड़की को धोखा देता है? पेड़ से बांधकर उसकी खाल उतार ली जाती है। पुजारी, पूजा में रखा हुआ वह मंगलसूत्र ले आइए। भाई, इसे उसके गले में बांध दो। मजबूरी में विजय ने सेम्बा के गले में मंगलसूत्र बांध दिया। उसके गुस्से से दोनों आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं, देखकर ही डर लग रहा था। यह मंगलसूत्र तुम्हारी मां ने तुम्हारे विवाह के लिए मंदिर में चढ़ाया था, आज वही तुम्हारे गले में आकर मिल गया है। सुखी रहो, गांव के मुखिया ने कहा। आखिर ऐसा क्या हो गया था? कुछ घंटे पहले रात में अपनी BMW कार से घर लौटते हुए वह पहाड़ी रास्ते पर चला आ रहा था। अचानक हुए भूस्खलन के कारण रास्ता बाधित हो गया और वह आधे रास्ते में ही रुकने को मजबूर हो गया। चूंकि कई जगहों पर यही स्थिति थी, काम में लगे लोगों ने बताया कि रास्ता साफ होने में 2 दिन लगेंगे। यह मार्ग मुख्य रास्ता नहीं बल्कि दूसरा वैकल्पिक रास्ता था, जिसका उपयोग ज्यादातर गांव वाले ही किया करते थे। उसने रात अपनी कार में ही गुजारी। सुबह के ठीक 6 बजे तभी कृष्णा का फोन आया। बड़े माँ चान, कहाँ हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है, पार्टी तो पक्की होनी चाहिए, जल्दी आओ, ईगरली आई एम वेटिंग। कहते कहते फोन काट दिया कृष्णा ने। अरे ओ इडियट, फूल, बेवकूफ, मैं तो पहले से ही टेंशन में हूं, वक्त का होश नहीं है और तू बक कर रहा है। चुप हो जा, चिल्लाया विजय। अब ये किस बात पर डांट रहा है ये तो वही जाने, अगर पूछ लिया तो और डांटेगा। हमें क्यों झगड़ा चाहिए, हम तो हमेशा की तरह चुप ही रहेंगे। यही सोचते हुए वडिवेलु टोन में मन ही मन बुदबुदाता रहा कृष्णा और मंदिर के लिए बने मोदक चुपचाप चुरा कर खाता रहा। क्या रे, लाइन में है या नहीं? झूठ बोल रहा है, यहाँ सड़क में प्रॉब्लम है। विजय ने सारी बात बताई। ओह, तो इसी वजह से योर लाइट हाउस हम पर यूं चिल्ला रहा था। अच्छा खासा मजा ले रहा है राजा, हमें सबको कितना परेशान कर दिया। कैसे टेंशन कर दूं? तुम्हें तो अच्छा ही चाहिए डा। यूं ही कहा गया है, गाड़ी भी एक दिन नाव में चलेगी, नाव भी एक दिन गाड़ी में। अयो, इतनी जल्दी में तो कहावत भी ठीक से याद नहीं आ रही। ए इडियट, कुछ तो बोल। मुंह में क्या मोदक दबा कर रखा है क्या? विजय गुर्राया। कैसे पकड़ लिया इसने? ये मौत का देवता गाड़ी चलाना कैसे जानता है पता नहीं। हे भगवान, अपने बेटे को तुम ही इसकी ड्राइविंग से बचाना। ए इडियट, हा, ये बकवास शुरू कर दे तो रुकने का नाम ही नहीं लेगा। हाँ मच्चान, लाइन में ही हूं। क्यों गाड़ी में ही बैठे हो मच्चान? बोर हो जाएगा। जरा पैरों को सीधा करो, थोड़ा टहल लो, पास में कोई गांव हो तो फ्रेश होकर कुछ खा पी लेना। बेचारा, रात भर आपने कितनी तकलीफ झेली होगी, ये सोचकर तो गले से पानी भी नहीं उतर रहा है। यह कहते हुए एक और मोदक मुंह में ठूंसते हुए कॉल काट दिया कृष्णा ने। कृष्णा की बातें सुनते सुनते वहीं पास में आ गई मंजू। सुबह सुबह ही उसे मोदक खाते देख उसने मुंह बना लिया और इडियट कहकर डांटते हुए चली गई। लो, आ गई नई झंझट। अभी अभी तो भाई साहब का ईडियप्पम बकवास खत्म हुआ था, उसके बीच में ही बहन ने भी शुरू कर दिया। पूरी की पूरी उलझी हुई फैमिली है। इनके पकाए से बचना हो तो आखिर तक तुम्हें ही बकरे की टांग की तरह झूलते रहना पड़ेगा। सीता को विजय की खबर बताकर अपने कमरे की ओर चला गया कृष्णा। इधर मुंबई में विजय पास लगे गोकुल धाम नामक बोर्ड को देखकर उस संकरे रास्ते से गांव की ओर बढ़ रहा था। इधर आंखें खोलकर चेम्बा ने अपने मन को किसी तरह समझाया और सुबह के सारे काम निपटाकर स्नान कर साफ सुथरी होकर नई पावाड़ा दावणी पहनकर मंदिर चली गई। हाँ, आज ही हमारी चेम्बा का जन्मदिन था।
20वें साल की शुरुआत। गहरे हरे रंग की पावाड़ा और गाढ़े लाल रंग की दावनी में बालों को कमर तक छोटी बनाकर उसमें चमेली के फूल सजाए और अपनी माँ द्वारा दिया गया सोने का हार जिसमें दोनों ओर आमने सामने प्रेम से देखती हंस की मूर्तियां जड़ी थीं, उसे पहनकर वह अनुपम सुंदरी लग रही थी। वह लॉकेट देखते ही पता चल जाता था कि यह 1980 का बहुत लोकप्रिय मॉडल है। वह उसकी माँ का खजाना था। इसे हमेशा अपने पास रखना कहते हुए मृत्युशैया पर यमुना ने अपनी बेटी को यह देकर विदा ली थी। मंदिर से लौटते समय रास्ते में अपनी सहेली पूवरासी को देखा चेम्बा ने। दोनों सहेलियां ने पास के पत्थर की बेंच पर बैठकर बातें करने लगीं। अरे पूवा, कैसी हो? ठीक हूं। कॉलेज से छुट्टी पर हो चेम्बा? हाँ डियर, शादी में आ नहीं पाई, माफ कर देना। अरे शादी क्यों हुई यह तो मैं ही जानती हूं, तू क्यों पूछ रही है चेम्बा? क्या हुआ पूवा? सही मायने में शराबी है, गुंडा है, हमेशा मारपीट ही करता रहता है और इस पर गर्भ भी ठहर गया। मुझे अब 4 महीने हो गए। मैं तो बस एक जिंदा लाश बन गई हूं। वो जब चाहे पीटता है, मुझे सहना ही पड़ता है। उसके लिए जब मन करे तो उसके साथ सोना पड़ता है। हमारे गांव की औरतों की हालत यही है ना। दिल बहुत दुखता है चेम्बा। मैं एक पागल औरत हूं, तू ही मुश्किलों में है और मैं यहाँ अपनी तकलीफ ही सुना रही हूँ। छोड़ ना ये सब। जब हम छोटे थे और माँ पापा खेल खेलते थे तब तू मुझे अपनी बच्ची मानकर लोरी गाया करती थी। क्या तू एक बार मेरे लिए गा सकती है चेम्बा? सुनने का बहुत मन कर रहा है। ये क्या बच्चों वाला खेल है पूवा? ठीक है, मुझे मत गा, मेरे बच्चे को गा दे चेम्बा। अच्छा, गुस्सा मत कर, गा देती हूं। पुर की गुड़िया एक, हाथ हिलाती ठंडी हवा एक। कपूर की गुड़िया एक, हाथ हिलाती ठंडी हवा एक। मिलकर खेलने का है समय, आंखों के कोने में है सुख की नमी। मोती सी मेरी प्यारी, सभा में गाया जाने वाला गीत। तू ही गा मेरी बच्ची, तू ही गा मेरी बच्ची। कपूर की गुड़िया एक, हाथ हिलाती ठंडी हवा एक। यह गीत विजय के कानों में पड़ा। उसने सोचा, गाना भी कितना मीठा है और आवाज भी, लेकिन किसने गाया यह देखने की इच्छा ही नहीं हुई। दोनों सहेलियां में फिर अपने अपने घर की ओर निकल गईं। अरे शेम्बा, घर तक छोड़कर ही जा, पूवू ने कहा। शेम्बा बोली, तू आगे जा पूवू, मैं आज गांव जा रही हूं। अपना सामान सब पैक करके तेरे घर आ जाऊंगी। घर पहुंचकर उसने पहले थोड़ी रागी का काढ़ा उबाल कर पिया, फिर सामान पैक किया और पूवू के घर चली गई। जैसे ही वह बाहर आई, ठीक उसी समय विजय उसके घर के सामने आ पहुंचा। यह दोनों का पहला सामना था। शेम्बा को देखते ही अब तक कभी किसी लड़की की ओर न देखने वाला हमारा हीरो एक पल के लिए पलकें झपकाना भी भूल गया। उसकी खूबसूरती में ऐसा खो गया कि वहीं ठिठक कर रह गया। क्या आंखें हैं ये, जैसे चुंबक हों, देखते ही खींच लेती हैं। उसके होंठों को देखते ही जैसे नशा चढ़ रहा है। क्या अद्भुत सुंदरता है। उसने सिर से पैर तक उसे निहार डाला। सच तो यह है कि उसने अपनी प्रेमिका को भी इतनी तन्मयता से कभी नहीं देखा था। यही उसकी हालत थी। हमारी शेम्बा भी सोच रही थी, ये कौन है? दिखने में तो अच्छा है, अमीर घराने का लगता है, लेकिन ऐसे क्यों घूर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? यही तो हमारी शेम्बा की खासियत है। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहती है, खुद को आसानी से संभाल लेना जानती है। आपको किससे मिलना है? उसने सीधा पूछा। विजय को जैसे होश आया। खुद को संभालते हुए उसने झिझकते हुए कहा, वो जरा फ्रेश अप होना था। कोई परेशानी नहीं है, विजय बोला। मैं जरा रेस्ट रूम इस्तेमाल कर लूंगा, फिर थोड़ी देर इस बेंच पर आराम कर लूंगा, कहकर बाहर पड़ी लकड़ी की बेंच की तरफ इशारा किया। तुरंत शेम्बा बोली, मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूं, लगभग 1 घंटे में आ जाऊंगी। आप मेरे घर का इस्तेमाल कर लीजिए, अंदर थोड़ा बाजरे का दलिया रखा है, ले लेना। विजय ने मना भी किया, लेकिन उसकी बात सुने बिना उसने घर की चाबी थमा दी और जाते जाते घर को ताला लगाकर चाबी कहाँ रखनी है यह भी बता गई। जरा रुको, विजय बोला। शेम्बा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है आप क्या पूछने वाले हैं। आपको देखकर ही समझ में आ जाता है कि आप अमीर घराने से हैं, लेकिन यहाँ चोरी करने लायक कुछ भी नहीं है।
जो भी मेरी ओर से मदद हो सकती थी वही की है। यह कहकर वह पुआ के घर की ओर चल दी। उसे आश्चर्य से देखता रह गया विजय। फिर उसने खुद को साफ सुथरा किया। सुबह के 8:30 बज चुके थे। भूख लगी थी तो अंदर रखा दलिया खाकर थोड़ी देर झपकी ले ली। पुआ के घर से लौटती शेम्बा घबराई हुई थी। घर के अंदर आते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विजय तो गहरी नींद में सो रहा था। उधर पुआ के घर की ओर जा रही शेम्बा के सामने ही पुआ घबराई हुई तेज कदमों से आ रही थी। अरे पुआ पगली, पेट में बच्चा लिए इतनी तेज तेज क्यों चल रही है? क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? शेम्बा, अभी अभी मेरे पति ने मुझे पीटा है। वो कुछ देर पहले ही पुआ का फोन बजा। उसने देखा स्क्रीन पर नाम दिख रहा था, मारी मामा। उसने कॉल उठाया। बोलो मामा, अच्छे हो ना? कब आकर मुझे बुलाओगे? मैं तो तैयार ही हूं। सामने से आवाज आई, अरे हमारा भाई काली जेल से छूट कर आ गया है, अभी वहीं उसके पास ही हूं। वहां कौन है पता है तुझे शेम्बा? वही तो है जिसने हमारे भाई को जेल भिजवाया था। अब हिसाब चुकता करने ही हम आए हैं। तू घर पर ही रह, मैं कल आकर तुझे ले जाऊंगी। कॉल कट गया। पुआ की बात सुनते ही शेम्बा के मन में डर समा गया। शेम्बा, तू अभी तुरंत यहां से निकल जा, जल्दी जा, पुआ बोली। दौड़ते और तेज कदमों से चलते हुए शेम्बा घर पहुंची। उसने अपना बैग उठाया और जल्दी जल्दी बाहर निकलने ही वाली थी कि ठीक उसी समय काली की बाइक आ पहुंची। वह फिर से घर के अंदर चली गई और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। काली का कोई विरोध नहीं कर सकता। अकेले मैं इसका क्या कर पाऊंगी? जान चली जाए तो चलेगी, मगर इज्जत चली गई तो? यह सोचते ही उसकी आंखें भर आईं। तभी काली की आवाज सुनकर वह होश में लौटी। आजा मेरी शेम्बा, तेरी आंटी तो मर ही गई ना, तू अकेली खड़ी है ना? चिंता मत कर, तेरा मामा यहाँ है। उम्र की बात मत सोचना, जिस्म अब भी मजबूत है, हर साल एक बच्चा भी पैदा कर सकता हूँ। वह अपने शब्दों से उसे चीरने लगा। अब और सहना उसके बस में नहीं था। उसने फैसला कर लिया कि अब रुकना नहीं है। तभी उसे याद आया, विजय यहीं है। विजय अब भी गहरी नींद में सो रहा था। अचानक एक ख्याल आया और शेम्बा ने दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। मैं अकेली हूं, इस बात की चिंता मत कर। जिससे मैं शादी करने वाली हूं वो मेरा सहारा बनकर अंदर ही मौजूद है। उसने सोचा, अगर ऐसा कहूं तो अब वो काली गंदी बातें नहीं करेगा। तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। शेम्बा की बातें कानों में पड़ते ही वह काली से सख्ती से बोला, देख काली, वो लड़की किसी और को पसंद करती है। तू अपने रास्ते चला जा, वरना तुझे जड़ से उखाड़कर इस गांव से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। काली सोच में पड़ गया। ठीक है, शादी से पहले ही किसी आदमी को घर के अंदर रख लिया है। अब वो चाहे जो कहे, पर उसकी इज्जत तो खराब ही हो चुकी है। तुम लोग ही इसे गांव से बाहर निकाल दोगे, है ना? उसने व्यंग्य से कहा। शेम्बा सन्न रह गई। यही तो उस गांव का नियम था। जिन औरतों के चरित्र पर शक होता उन्हें गांव से निकालकर वेश्या की तरह समझा जाता। अब अगर उसने काली से शादी नहीं की तो उसकी हालत क्या होगी? अय्यो, उसके सिर चकराने लगे। कुछ भी समझे बिना अभी एक और जिंदगी दांव पर लगी है। अय्यो, यहीं तुम्हारी आंखों के सामने मैं इन दोनों की शादी करा देता हूं, नेता ने कहा। उसे बस एक ही बात सूझ रही थी, किसी भी तरह शेम्बा को काली से बचाना है। तभी हमारे हीरो की नींद टूटी। बाहर आया तो सामने भीड़ देखकर कुछ भी समझ नहीं पाया। भीड़ में अचानक हलचल मच गई। अरे, अच्छा लड़का है, खूब जमेगा हमारी शेम्बा के साथ, लोग आपस में कहने लगे। गांव के मुखिया ने बोलना शुरू किया, बेटा, तुम दोनों की शादी अभी और यहीं होगी, तुरंत संपन्न करनी होगी। वाट, मैं होश में हूं, ये क्या हो रहा है यहाँ? उसने दहाड़ लगाई। क्या गजब का रौब था उसकी आवाज में। सब लोग सहम गए। ये लड़की मुझे बिल्कुल नहीं जानती, हमारे बीच कोई पहचान नहीं। जानते हो मैं कौन हूं? उसने धमकाया। लेकिन हमारे मुखिया ऐसे डरने वाले नहीं थे। बेटा, तुम चाहे कोई भी हो, गांव के हिसाब से तो ये लड़की मान चुकी है कि तुम दोनों का रिश्ता है। बिना कोई ताल्लुक रखे तुम उसके घर में रात गुजारते हो और अब कहते हो कुछ नहीं है।
गांव तो यही सोचेगा कि तुम ही बदनाम इंसान हो। हालांकि हम सबको अच्छे से पता है असली बदनामी किसकी है, लेकिन गांव क्यों अपना नाम बदनाम करवाए। झगड़े का माहौल, बातें बढ़ती गईं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया रे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया रे। और फिर वही हुआ जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन गाड़ी में आराम से बैठा रहने वाला कृष्णा, जिसने बस एक चिंगारी दी थी, जाकर देखो पैदल चलो ना, उसे तो ये तक खबर नहीं थी कि यहाँ क्या घटित हो रहा है। वो तो अपने ख्वाबों में मंजू के साथ एक रोमांटिक ड्यूएट गा रहा था। सुनते रहिए निकी ऑडियो स्टोरीज। हेलो हेलो। सुनते रहिए निकी ऑडियो स्टोरीज। क्या हाल है दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वागत है आपका निकी ऑडियो स्टोरीज चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी एक से बढ़कर एक दिलचस्प और मजेदार कहानियां, जिन्हें सुनकर आपका मन खुश हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शादी का जश्न कहानी। फॉर्म मैरिज टू लव सेम्बा की जिंदगी ने अचानक करवट ले ली थी। जिस शादी का उसने कभी सपना भी नहीं देखा, उसी शादी के बंधन में वो बंध चुकी थी। गांव में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न चल रहा था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। लेकिन सेम्बा का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ा था। उसी वक्त उसकी प्यारी सहेली पूवा दौड़ कर आई। सेम्बा ने उसे देखते ही गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पूवा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रो मत सेम्बा, सब ठीक होगा, भगवान कभी अन्याय नहीं करेगा। पूरे दिन पूवा उसके साथ रही, उसे हिम्मत देती रही। अमिताभ की बेचैनी दूसरी तरफ। अमिताभ बहुत परेशान था। सुबह से ही वो सेम्बा को फोन कर रहा था, लेकिन सेम्बा ने फोन उठाया ही नहीं। वो सोचने लगा, कहीं काली ने उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया। मुझे उसे अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उसकी पत्नी कामिनी ने भी देखा कि पति कुछ छुपा रहा है, लेकिन अमिताभ ने उसे कुछ नहीं बताया ताकि वो परेशान ना हो। मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, सेम्बा को सुरक्षित रखना। अचानक फोन शायद उसकी प्रार्थना सुन ली गई। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, सेम्बा। अमिताभ ने तुरंत कॉल उठाया और चिंता से बोला, सेम्बा कहाँ थे तुम? सुबह से मैं तुम्हें कितनी बार कॉल कर चुका हूं। सेम्बा ने रोते रोते सारी बातें उसे बता दी। अमिताभ स्तब्ध रह गया। उसके दिल में डर बैठ गया। ये कैसी शादी है? सेम्बा की जिंदगी का क्या होगा? उसका पति अच्छा इंसान निकलेगा या बुरा? उसने तुरंत निश्चय कर लिया, आज रात ही वो सेम्बा से मिलने जाएगा। शादी का जश्न। शाम को नेताजी के कहने पर पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हुआ। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। सब नाच गा रहे थे। अगर ये शादी सचमुच सेम्बा की पसंद की होती तो शायद वो इस पल को दिल से जीती, लेकिन आज उसके मन में सिर्फ दर्द और सवाल थे। रिश्तों का रंग। नेताजी को सेम्बा पर खास लगाव था। चेहरे से सख्त दिखने वाले इंसान असल में बहुत नरम दिल के थे। बच्चे न होने के बावजूद दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। उनकी कॉमेडी देखकर सबके चेहरे खिल उठे। लोगों ने तो ताली बजाकर उनका स्वागत किया। पूरा घर खुशियों से गूंज उठा। लेकिन खुशियों के बीच दो चेहरे बिल्कुल अलग थे। विजय के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। वो सेम्बा को ऐसे घूर रहा था मानो उसे खा जाएगा। सेम्बा के चेहरे पर मजबूरी और पछतावा साफ झलक रहा था। रात होने लगी और महफिल खत्म हो गई। अब घर में सिर्फ सेम्बा और विजय थे। विजय बाहर जाकर सो गया। सर्द हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल में तो ज्वालामुखी फट रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? सेम्बा का फैसला। उधर सेम्बा लेटी हुई थी। उसकी नजर अपनी गले की मंगलसूत्र पर पड़ी। वो सोचने लगी, क्या इस डोर का कोई मतलब है? क्या ये रिश्ता सच में मेरा है? बहुत देर सोचने के बाद उसने मन ही मन एक फैसला ले लिया, शादी।
चाहे जैसी भी हो, शादी तो शादी ही है। मंगलसूत्र की डोर को मैं तोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं विजय के साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभा सकती। कल जब हम इस गांव से निकलेंगे, मैं उससे माफी मांगकर अलग हो जाऊंगी। उसकी जिंदगी उसकी, मेरी जिंदगी मेरी। अब मैं उसे और तकलीफा नहीं दूंगी। ये सोचकर सेम्बा की आंखें बंद हो गईं और वो सो गई। लेकिन किस्मत, उसे क्या पता था, किस्मत उसके सारे फैसले पर हंस रही थी। वो मान बैठी थी कि सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन किस्मत कह रही थी, फैसले अगर तुम ही कर लोगी तो मैं किस लिए हूं। और किस्मत ठहाका मारकर हंस रही थी, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। शादी का जश्न तो खत्म हो गया, पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जहां एक तरफ सेम्बा अपने फैसले पर अड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ किस्मत उसके लिए कुछ और ही खेल रच चुकी थी। क्या विजय और सेम्बा के रास्ते सचमुच अलग हो पाएंगे, या फिर हालात उन्हें और करीब ले आएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी फ्रॉम मैरिज टू लव अगले एपिसोड में। पुरानी यादें हर एक फूल कहता है, जिंदगी का मतलब है संघर्ष करना। हर एक सुबह कहती है, अगर रात आई है तो सूरज भी जरूर निकलेगा। अमिताभ ने जब जल्दी जल्दी गांव जाने की बात कही तो कामिनी को तुरंत समझ आ गया कि बात सेम्बा से ही जुड़ी है, लेकिन असल में क्या हुआ है ये उसे समझ नहीं आया। उसके मन में बार बार सवाल उठने लगे। क्या सेम्बा की तबीयत खराब हो गई, या फिर कोई और बड़ी मुसीबत आ गई? वरना पति इतनी हड़बड़ी में क्यों निकल पड़ते? कामिनी ने कई बार पूछा, लेकिन अमिताभ ठीक से जवाब ही नहीं दे रहे थे। आखिरकार उसने जिद पकड़ ली, अगर आप गांव जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलूंगी। अमिताभ ने लाख समझाया, पर कामिनी टस से मस न हुई। आखिरकार विवश होकर उसने अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बता दी, और जैसे ही कामिनी ने वो सुना, उसका दिल दहल गया। डर और सदमे से उसका शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। अमिताभ ने अब तक यह राज अपनी पत्नी से छिपा कर रखा था। यही वजह थी कि वह बताने से डर रहे थे। कामिनी को होश में लाने के लिए उन्होंने उसके चेहरे पर पानी छिड़का। धीरे धीरे होश आया, लेकिन जैसे ही सब कुछ याद आया, वह जोर जोर से रोने लगी। ओह! अब तक कामिनी को काली के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसका नाम सुनते ही उसका दिल बैठ गया। एक तरफ डर था कि कहीं सेम्बा को उससे कोई खतरा ना हो जाए, लेकिन उससे भी बड़ी चुभन यह थी कि सेम्बा की जिंदगी इस तरह क्यों उलझा दी गई। ये कैसी जल्दबाजी में शादी कर दी गई? वो लड़का कौन है, अच्छा है या बुरा? क्या वो सेम्बा को स्वीकार करेगा? अगर नहीं किया तो सेम्बा की हालत क्या होगी? कामिनी रोते रोते यही सवाल पूछती रही, क्योंकि सेम्बा को वह अपनी ही बेटी की तरह चाहती थी, और उसकी तकदीर इस तरह टूटती देखकर उसका दिल भर आया। अमिताभ ने जल्दी जल्दी अपनी पत्नी से कहा, मैं जाकर वहां की स्थिति देखता हूं और तुरंत लौट आऊंगा। तुम यहां से बिल्कुल मत हिलना, चिंता मत करो। इतना कहकर उन्होंने पत्नी को ढांढस बंधाया और बस पकड़ ली। लेकिन बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उनका मन पुराने दिनों की यादों में खो गया। करीब 15 साल पहले की बात थी। इस गांव में एक औरत आई थी अपनी 5 साल की बेटी के साथ। उसका नाम था यमुना। यमुना देखने में बहुत सुंदर थी। जिसे भी पहली बार देखो वही उसे अपना बना ले। चेहरे पर इतनी मासूमियत और शांति थी कि कोई भी उसकी ओर खींच जाए। अमिताभ को याद आया, एक बार मुंबई में जब वे और उनकी पत्नी किसी उत्सव से लौट रहे थे, तो रात के अंधेरे में सड़क किनारे उन्होंने उसी औरत को देखा था। वो औरत बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसके पास ही एक नन्ही सी बच्ची जोर जोर से रो रही थी। अमिताभ और उनकी पत्नी तुरंत पास गए। बच्ची ने जैसे ही कामिनी को देखा, भागकर उनकी गोद में आ गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, माँ! रोते रोते उसने पास पड़ी उस बेहोश औरत की ओर इशारा किया। माँ, माँ! कामिनी का दिल कांप उठा। उसने बच्ची को सीने से लगाते हुए धीरे से कहा, प्यारी बच्ची, रो मत। देखना, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। उधर अमिताभ ने झुककर उस औरत की नब्ज देखी। वो अभी जिंदा थी, लेकिन पूरी तरह होश खो चुकी थी।
अमिताभ ने बिना देर किए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया। अमिताभ उस औरत को अपने घर ले आए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, 3 दिन से इसने कुछ नहीं खाया, भूख और कमजोरी से ही बेहोश हुई है। फिर डॉक्टर ने उसे ड्रिप्स लगवाई और कहा, जब होश आ जाए तो आप इसे घर ले जा सकते हैं। कुछ देर बाद जब औरत को होश आया तो उसने सबसे पहले घबराकर अपनी बच्ची को ढूंढा। अमिताभ ने उसे समझाया, चिंता मत करो, तुम्हारी बच्ची सुरक्षित है, वो मेरी पत्नी के साथ घर पर है। फिर उन्होंने उसे अपने घर ले जाने का निश्चय किया। रास्ते में अमिताभ ने धीरे से पूछा, बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस गांव से हो? वो औरत अमिताभ की तरफ हल्की झिझक के साथ देख रही थी। अमिताभ को तुरंत समझ आ गया कि वो कुछ छुपा रही है। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि कभी अच्छे घर में पली बड़ी होगी। लेकिन इस वक्त बहुत डरी सहमी और टूटी हुई लग रही थी। अमिताभ ने उसे बहुत ही अपनापन और स्नेह भरी नजर से देखा। उसकी नजरों का मतलब औरत ने भी समझ लिया और फिर कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, भैया, आपने जो मेरे लिए किया है उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। लेकिन वो औरत रोते रोते बोली, भैया, अभी मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकती। मेरे और मेरी बच्ची के जान को खतरा है, इसीलिए मैं अपना गांव छोड़कर भाग आई हूँ। मेरी बेटी के लिए मुझे हर हाल में जिंदा रहना होगा। कृपया हमें एक सुरक्षित जगह दिला दीजिए जहां हम छुप कर रह सकें। बस यही एक मदद कर दीजिए भैया। उसकी यह बातें सुनकर अमिताभ ने और कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, घबराओ मत बेटी, तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगा। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से उस औरत का नाम यमुना बताया। यही उसका नया नाम और नई पहचान बन गई और उसी नाम से उसने नई जिंदगी शुरू की। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने बिस्तर पर सो गए। 2 दिन तक यमुना वहीं रुकी रही। बच्चों से खाली रही कामिनी के जीवन में जब सेम्बा आई तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अगले दिन सुबह सुबह कामिनी को चक्कर आने लगे। बार बार उल्टियां हो रही थी। हाँ, वो गर्भवती थी। जिस पल सेम्बा ने उसे मां कहकर पुकारा, उसी पल कामिनी को लगा, अब तो मैं सचमुच मां बनने वाली हूं। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। धीरे धीरे सेम्बा उससे बहुत लगाव रखने लगी। पति पत्नी दोनों की दुनिया मानो रोशनी से भर गई। आखिर 7 साल बाद तो उनका तब सफल हुआ था। इन 7 सालों में कामिनी ने कितनी बातें, कितने ताने सुने थे। बांझ औरत, नसीब फूटा है, यह तक कि लोग उसे मनहूस औरत तक कह देते थे। लेकिन हर बार जब भी वो टूटने लगती, तब अमिताभ का प्यार और सहारा ही उसकी जिंदगी का सहारा बनता था। कामिनी चाहे जितना मना करती, पर यमुना ने अमिताभ और गांव के नेता की मदद से गोकुल धाम में ही शरण ली। अमिताभ को विश्वास था कि आसपास के किसी भी गांव से ज्यादा सुरक्षा यमुना को यहीं मिलेगी। और उसकी एक ही वजह थी, गांव के नेता अंशुमन। जैसा नाम वैसा ही उनका स्वभाव भी, सबके लिए आदर्श और सबके लिए भरोसेमंद। गांव वाले उन्हें उनके असली नाम से कम तलैवर, नेता कहकर ही पुकारते थे। धीरे धीरे वो नाम ही उनकी पहचान बन गया। अमिताभ और अंशुमन के बीच गहरी दोस्ती थी। इसी भरोसे पर यमुना और उसकी बच्ची सेम्बा गोकुलधाम में बस गईं। कुछ ही दिनों में माँ बेटी पूरी तरह उस गांव के साथ घुल मिल गईं। इसके बाद यमुना ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। नई पहचान के साथ जीना यमुना ने सीख लिया था। अमिताभ चाहे जितना जोर देते, लेकिन यमुना ने कभी भी पैसों की मदद नहीं ली। उसने खुद मेहनत करके ही अपनी बेटी को बड़ा किया। गांव के नेता तलैवर हमेशा यमुना का सम्मान करते थे। उसका कारण था उसकी इज्जतदार सोच और उसकी सच्चाई। उसी इलाके में सुमति नाम की एक लड़की थी, उम्र लगभग 21 साल। वो मानसिक रूप से थोड़ी अस्वस्थ थी। पास के गांव की रहने वाली अनाथ थी, जो मिल जाए वही खा लेती, जहां जगह मिल जाए वहीं सो जाती, किसी को कोई तकलीफ कभी नहीं देती, बिल्कुल साधु सी जिंदगी जीती थी। अगर किसी ने खाना दिया तो खा लेती, वरना भूखी रह जाती। यमुना को सुमति बहुत पसंद थी। कभी कभी वो यमुना के घर आ जाती और सेम्बा के साथ खेलती रहती। वो सुमति खेलती, खाना दे देते तो खा लेती और फिर अपने आप चली जाती। इसी तरह दिन बीतते गए। लेकिन एक दिन यमुना काली की नजर में आ गई।
काली पास के गांव का था। आसपास के गांवों में उसका बहुत दबदबा था। सूद पर पैसा देने वाला, औरतों पर बुरी नजर रखने वाला, यहाँ तक कि कपड़े की दुकान में रखी गुड़िया का कपड़ा भी अगर बदलता हुआ देख ले तो उसे आधे घंटे तक घूरता रहता। उसकी हरकतों से औरतें उसे देखकर घिन महसूस करती और मर्द भी उससे डर कर रहते। ऐसे हालात में अमिताभ और गांव के नेता ने चुपचाप यमुना की मदद करनी शुरू कर दी। उनकी इच्छा के मुताबिक दादी ने यमुना को अपनी बेटी की तरह अपनाकर उसे सहारा दिया। लेकिन काली, उसे तो किसी भी हालत में यमुना को पाना था। वो सही मौके का इंतजार करता रहा। समय बीतता गया। 1 साल गुजर गया। एक दिन दादी अपनी नातन सेम्बा को साथ लेकर पड़ोस के गांव में अपने रिश्तेदार के घर एक कार्यक्रम में गई। शाम करीब 7 बजे दोनों घर लौट रही थीं। दादी के हाथ में एक लालटेन अरिकन लैंप था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रास्ते पर लोगों की आवाजाही भी बहुत कम थी। बारिश से बचने के लिए दोनों रास्ते के किनारे बने एक छोटे से पुराने सराय सत्र में ठहर गईं। तभी अंदर से एक औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी। दादी चौंक गईं। ये कैसी आवाज है? घबराते हुए दादी और सेम्बा अंदर की ओर बढ़ीं और फिर जो नजारा दादी ने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, वो सुमति थी, पर उसके साथ मौजूद वो आदमी कौन था? दादी ने गौर से देखा। वो और कोई नहीं, काली ही था। काली नशे में धुत था। वो सुमति के साथ दरिंदगी कर रहा था। सुमति दर्द से कराह रही थी। उसके पास चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची थी। उसके शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। कमर के नीचे सिर्फ खून ही खून था। उसकी जिंदगी मौत से जूझ रही थी। दादी ये सब देखकर कांप उठी। अरे बाप रे, छोड़ दे उस बेचारी को, कोई है, मदद के लिए आओ। चिल्लाते हुए वो सुमति की तरफ भागी। आवाज सुनकर काली पलटा। जैसे ही उसकी नजर दादी पर पड़ी वो सहम गया। तभी बाहर से लोगों के आने की आहट सुनाई दी। घबराकर काली वहां से तुरंत भाग निकला। दादी की चीख सुनकर रास्ते से गुजर रहे 2 लोग अंदर आए, लेकिन तब तक काली वहां से गायब हो चुका था और ये पूरी घटना छोटी सिम्बा ने अपनी आंखों से देखी थी। सुमति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद भारी मन से कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मामला पुलिस केस बन गया। सरकार की ओर से केस कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन गांव की परंपरा के हिसाब से गांव के भीतर पुलिस को प्रवेश नहीं दिया गया। सिर्फ सूचना देकर उन्हें वापस लौटा दिया गया। दादी, छोटी सेम्बा और अमिताभ सब मिलकर गांव के नेता के साथ कोर्ट पहुंचे। सेम्बा के लिए अमिताभ हमेशा ढाल बनकर खड़े थे। उधर काली ने हर तरफ पैसे बांटकर मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। वो किसी भी हाल में बाहर आना चाहता था। उसके पैसों के दम पर दादी की गवाही को नजरअंदाज कर दिया गया। कारण बताया गया, उम्र ज्यादा है, नजरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी बीच सन्नाटा छा गया जब छोटी सेम्बा आगे बढ़ी। उसने मासूम आवाज में जज से कहा, दादाजी, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। उस नन्ही बच्ची ने अदालत में घटित पूरी घटना को साफ साफ बयान कर दिया। उसकी मासूमियत और सच सुनकर न्यायाधीश भी दंग रह गए। जज की आंखें नम हो गईं। काली को 14 साल की सजा सुनाई गई। इधर मुंबई की ओर जाती बस रुकती है। कहानी जैसे एक मोड़ पर आकर ठहर जाती है। दोबारा मिलेंगे। नमस्कार भाइयों और बहनों, शादी से प्यार तक, ये मेरी पहली यात्रा रही। ये एक कल्पना पर आधारित कहानी है। अगर इसमें कोई गलती रह गई हो तो कृपया बताइएगा। मैं उसे प्रेम से स्वीकार कर सुधारने की कोशिश करूंगा। दिल से धन्यवाद। आपका प्यार और सहयोग ही मेरी ताकत है। Welcome to Nikki Audio Story with interesting and exciting stories. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो हेलो। सुनते रहिए निकी ऑडियो स्टोरीज। क्या हाल है दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वागत है आपका निकी ऑडियो स्टोरीज चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी एक से बढ़कर एक दिलचस्प और मजेदार कहानियां, जिन्हें सुनकर आपका मन खुश हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या विजय की शादी हो गई? सिर्फ 3 गांठों ने बना दिया मुझे पागल। सुनो सुनो भाई, पहले मैं था रथ पर सवार, अब गिर गया सीधे बैलगाड़ी के नीचे। अमिताभ आधी रात करीब 2 बजे मुंबई पहुंच गए। ठीक उसी समय विजय की शादी की खबर अखबारों में ताजा ताजा छप रही थी। अमिताभ सीधे अपने घर पहुंचे। उन्होंने अलमारी खोली और एक फाइल निकाली। ध्यान से देखा कि उसमें सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। उसके बाद पहले से ही सेम्बा अपने सामान को समेट कर रख चुकी थी। उन्होंने वो बड़ा सूटकेस भी उठा लिया। फिर सेम्बा का नया एटीएम कार्ड भी साथ रखा। ये कार्ड अभी अभी नया बनवाया था क्योंकि अब तक सेम्बा को इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आगे चलकर उसे ये जरूर काम आने वाला था। इसके बाद अमिताभ थोड़ी देर सोच में पड़ गए कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। हाँ, आप जो सोच रहे हैं वही सही है। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि काली जल्द ही जेल से छूटकर बाहर आने वाला है, उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया। सेम्बा को भेजना ही होगा। उसकी सुरक्षा के लिए और उसके आने वाले जीवन के लिए यही सबसे सही रास्ता था। चेन्नई में पढ़ाई जारी रखने के लिए अमिताभ ने पहले ही सारी तैयारियां कर रखी थीं। उस दिन यमुना अपनी बेटी के लिए थोड़ी थोड़ी करके जो पैसे सालों से बचा रही थी, उन्हें अपने आखिरी समय में अमिताभ के हाथों में सौंप दिया। उसने कहा, इन पैसों से मेरी बेटी के नाम पर एक बैंक खाता खोल देना। जब तक वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी नहीं हो जाती, ये रकम उसके काम आएगी। यमुना का सबसे बड़ा डर यही था कि किसी भी हालत में, किसी भी मजबूरी में मेरी बेटी को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इतना गहरा त्याग और विश्वास था यमुना को अपनी बेटी पर। फिर यमुना ने एक छोटा सा डिब्बा भी अमिताभ को सौंपा था। उसने कहा था, जिस दिन मेरी बेटी हिम्मत और सुरक्षित जीवन जीने लायक बन जाएगी, उसी दिन ये डिब्बा उसे दे देना। तब तक इसे तुम अपने पास संभाल कर रखना। आज अमिताभ ने सब कुछ पहले से ही सोच समझकर सही तरीके से योजना बनाकर रखा था, लेकिन जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था वो यह कि काली 1 महीने पहले ही जेल से बाहर आ गया। सोचते सोचते अमिताभ की नजर घड़ी पर पड़ी। समय हो चुका था शाम के 4:30। वो सीधे बाथरूम में गए, नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर बाहर आए। सिर हल्का सा दर्द कर रहा था। उन्होंने एक चाय बनाकर पी। उन्हें याद आया, अगर मैं कह देता कि सिर दर्द हो रहा है तो तुरंत ही सेम्बा अपनी स्पेशल अदरक मसाला वाली कॉफी बनाकर दे देती और सच में उस कॉफी से दर्द छू मंतर हो जाता। सोचकर मन भारी हो गया। क्या अब कभी वो दिन लौटेंगे? क्या मुझे फिर कभी उसके हाथ की चाय कॉफी पीने का सौभाग्य मिलेगा? सहसा खुद को संभालते हुए उन्होंने सेम्बा के जरूरी सामान उठाए और गोकुलधाम के लिए निकल पड़े। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। बिस्तर से उठी सेम्बा सीधा बाथरूम गई। नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर बाहर आई। जैसे ही अमिताभ को देखा, वो खुशी से उछलकर बोली, मामा, और दौड़कर उनसे लिपट गई। उस वक्त सुबह के 6 तोस बज रहे थे। सेम्बा को सामने देखकर ही अमिताभ को सुकून मिला। उन्होंने प्यार से उसका हाल चाल पूछा। अमिताभ ने गंभीर होकर कहा, देख सेम्बा, हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकता। आज तेरे पापा का 8वां दिन का कर्मकांड है। मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा। मुझे जाना होगा। हमारी पहली योजना यही है कि तुम तुरंत मुंबई छोड़ दो। जितनी जल्दी जा सको उतनी जल्दी निकल जाओ। इस समय मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी और इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस शादी के बारे में हम बाद में कोई ठोस फैसला लेंगे। फिर उन्होंने सेम्बा का सामान उसके हाथों में थमा दिया। अमिताभ ने थोड़ी देर रुककर कहा, क्या उस लड़के से मैं जाकर बात करूं सेम्बा? सेम्बा ने तुरंत मना कर दिया। वो बोली, वो बहुत गुस्से में है मामा। अगर मेरे लिए अपना गुस्सा आप पर उतार दें तो वो सहते हुए आपको तकलीफ होती रहेगी और मैं वो सहन नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मामा, आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगी। पहले ही मैं आप पर बहुत बड़ा कर्जदार हूं, अब और नहीं, प्लीज। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। उसी समय गांव के नेता भी वहां आ पहुंचे।
उनके हाथ में एक थैला था। दोनों पहले ही आपस में कुछ बातें कर चुके थे। नेता ने वो थैला सेम्बा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये लो बेटी। सेम्बा हैरानी से दोनों को देखने लगी, मानो पूछ रही हो ये क्या है। दोनों ने एक साथ कहा, ले लो बेटी। जब उसने थैला खोला, उसमें एक सुंदर साड़ी और 10,000 रुपये नकद रखे थे। सेम्बा झिझकते हुए उन्हें देखने लगी। अब नेता ने बोलना शुरू किया, बेटी ये तेरे मामा मामियों का स्नेह है, हमारी ओर से स्वीकार कर लो। सेम्बा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आ गया जब यमुना जहरीले बुखार से मर गई थी, उस वक्त भी उसके मायके से आने वाला कोड़ी का कपड़ा, माँ के घर से बेटी को मिलने वाली रस्म की साड़ी, यही लोग भाई होने के नाते लेकर आए थे। नेता ने प्यार से कहा, अरे बिटिया अब क्यों रो रही है, रोना बंद कर, रोने से कुछ नहीं बदलेगा। सेम्बा ने आंसू पोंछते हुए कहा, आप दोनों ने पहले ही मेरी माँ और मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं आप दोनों को कभी नहीं भूलूंगी। समय बीत रहा था, परंतु अमिताभ का दिल नहीं मान रहा था। वह बार बार मुड़कर सेम्बा को देखता रहा और भारी मन से वहां से निकल गया। नेता ने उसे आंखों के इशारे से समझाया, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं हूं ना। यह देखकर अमिताभ को थोड़ी राहत मिली और वह पलानी के लिए रवाना हो गया। लेकिन विजय को अब तक इन सब बातों की जरा भी खबर नहीं थी। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में भी क्या चल रहा है उससे वह पूरी तरह अनजान था। चेन्नई। कृष्णा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर क्या हुआ? क्यों इस लाइट हाउस विजय का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है? कल सुबह थोड़ी देर बात हुई थी, उसके बाद से ना उसने कॉल किया और ना ही कॉल उठाया। कृष्णा बार बार फोन मिलाता लेकिन हर बार वही जवाब, स्विच ऑफ। कृष्णा झुंझलाकर बड़बड़ाया, अरे ये बिना बीवी के रह सकता है पर फोन के बिना कभी नहीं। फिर ये मामला इतना चुप्पा क्यों है? रुक ही नहीं रहा है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। आखिर क्या हो सकता है? कृष्णा सोच में ही डूबा था कि तभी मेन गेट खुलने की आवाज आई। वो बोला, लगता है अखबार आ गया, चलो देखते हैं आज किसकी खिंचाई होने वाली है। बिल्कुल वडिवेलु के कॉमिक टोन में बड़बड़ाते हुए वो सीढ़ियों से नीचे आया, अखबार उठाया और जैसे ही पहला पन्ना खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आज की हेडलाइन ही थी, हमारे विजय की शादी। द यंग एंड हैंडसम बिजनेसमैन। विजय ने अपनी प्रेमिका से की सीक्रेट मैरिज। बस इतना पढ़ते ही कृष्णा जैसे पागलों की तरह भागते हुए अपने कमरे में गया और सीधा बाथरूम में जाकर बैठ गया। अब तक बाहर नहीं निकला। कभी कभी कान लगाकर दरवाजे के बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश करता है, क्योंकि शादी विजय ने की है। लेकिन टेंशन और टॉर्चर बचपन से ही विजय तो जैसे जंगल का राजा रहा है, किसी के कहे में नहीं चलता। वो चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न करे, डांट फटकार और गालियां तो हमेशा कृष्णा को ही खानी पड़ती हैं। असल में कृष्णा ही है जिसकी हालत हमेशा पतली पड़ती है, क्योंकि इस घर में विजय सिर्फ कृष्णा से ही खुलकर बात करता है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। ऐसा ही एक किस्सा, जब विजय 12वीं क्लास में था तब एक दिन क्लास बंक करके सिनेमा देखने चला गया। बात घर तक पहुंच गई। बस फिर क्या था, घर में राजशेखर का सीधा इंक्वायरी शुरू हो गया। हमेशा की तरफ विजय तो सामने खड़ा होकर मासूम सा बना रहा, लेकिन राजशेखर का गुस्सा आसमान छू गया। सोफे से तेजी से उठे और बगल में खड़े कृष्णा को ही एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। प्लाक! कृष्णा का पूरा चेहरा लाल हो गया। उफ फफ, यहां मार पड़ी और दर्द पूरे शरीर में हो रहा है। सावधान रहना, बी केयरफुल, कहकर वो निकल गए। कृष्णा गाल पकड़कर बड़बड़ाया, माइंड वॉइस, क्या यार, थप्पड़ इधर पड़ा है लेकिन दर्द पूरे शरीर में फैल रहा है। ये कैसा लॉजिक है भाई? इतना सोचते ही उसका हाथ फिर से अपने गाल पर चला गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके कानों में गूंजी पापा रामन की आवाज, ओए कृष्णा, बाहर आ, बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। कृष्णा का माइंड वॉइस वडिवेलु टोन में, आंख बंद कर ले और बिस्तर में पड़े रहो मेरे बच्चे, बाहर गया तो फंस जाएगा, वरना तो मैं निकल ही नहीं रहा। किसके सामने जाऊं?
नीचे पूरा घर जैसे 2 हिस्सों में बंट गया था। विजय का फोन भी स्विच ऑफ। जिन्हें ये बात पता चली, सबके चेहरों पर हैरानी और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। फोन उठने लगे। राजशेखर गुस्से में जैसे रुद्रावत रूप धारण किए खड़े थे। मन ही मन विधि की आवाज, अरे हमारा काम तो शानदार तरीके से निपट गया, सब बढ़िया से संभाल लिया, अब चलें यहां से। इधर दूल्हा दुल्हन के लिए दावत की तैयारी जोरों पर थी। रसोई से आवाजें आ रही थीं। कड़क कड़क सब्जी पक रही है, छपाछप छौंक डाला जा रहा है। विजय भी सुबह फ्रेश होकर बाहर आया था, लेकिन अपना काम निपटते ही तुरंत फिर से घर के अंदर जाकर छुप गया। अरे क्या यार, बाथरूम जाने जाओ तो भी पीछे से 10 लोग ऐसे चले आते हैं जैसे कोई बड़ी सुरक्षा करनी हो। ठीक से चैन से बैठना भी मुश्किल कर दिया है इन लोगों ने। घर के अंदर बैठे बैठे विजय को लगने लगा था जैसे पागल ही हो जाएगा। जो इंसान हमेशा एक पल चैन से नहीं बैठता, उसे पिछले 2 दिन से जबरदस्ती एक ही जगह कैद करके रख दिया गया था। आखिरकार दावत भी पूरी हो गई। विजय ने फिर से राहत की सांस लेते हुए घर के अंदर जाकर शरण ली। तभी बाहर से किसी की आवाज आई। 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। तलवारू, आज शाम तक रास्ता साफ करने का आदेश आ चुका है। लड़की और हमारे दूल्हे राजा दोनों को आज ही शाम 6 बजे निकलना है। ये सुनते ही विजय के चेहरे पर एक अलग ही खुशी छा गई। रोशनी आ गई, अब मुझे निकलने का रास्ता मिल गया। वो सोचने लगा, वो जरूर वापस आएगी। नमस्कार भाइयों और बहनों, शादी से प्यार तक, यह मेरी पहली कहानी है। यह एक काल्पनिक कथा है। अगर इसमें कोई गलती हो तो कृपया प्यार से बताइए, मैं उसे सुधार लूंगा। आप सभी के प्यार और सहयोग की हमेशा अपेक्षा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।